अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू योर लेक्चर इन मनी एंड बैंकिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है जी वो है सेंट्रल बैंकिंग। सेंट्रल बैंक के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन की है सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड ऑफ मनी के टॉपिक्स में। मनी क्रिएशन ख़ास तौर पे जब बैंक्स करते हैं तो हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स उनमें भी डिस्कस किए थे रिगार्डिंग फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स। उनको थोड़ा सा और फर्दर डिस्कस करते हैं। मेन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स क्या होते हैं, उसके अलावा क्रेडिट कंट्रोल का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे और अदर रिलेटेड टॉपिक्स टू क्रेडिट कंट्रोल। तो फर्स्ट जो चीज़ है जी वो है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। इनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमने पहले डिस्कस किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो इनमें कुछ चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी फेमिलियर होंगी। फॉर एग्जांपल पहला फंक्शन ऑब्वियस है इशूइंग ऑफ मनी। फ़िएट मनी का हमने जब कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, फ़िएट मनी वो पैसा होता है जो गवर्नमेंट इशू करती है, जिसकी वैल्यू जो है वो गवर्नमेंट असाइन करती है। जैसे करेंसी, कॉइन्स और पेपर करेंसी जो है उसको इशू जो है वो सेंट्रल बैंक करता है। तो फ्लो ऑफ मनी इज़ डिसाइडेड बाय सेंट्रल बैंक। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन उसका है वो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। जैसे गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल पॉलिसी बनाती है, बजट, टैक्सेशन, प्राइस लिस्ट एंड सो ऑन, वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। और सेंट्रल बैंक की ज़िम्मेदारी जो है वो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट्स, जो कि जिनकी मदद से फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो ये हमने मैकेनिज़्म पूरा डिस्कस किया है कि इन्फ्लेशन को कभी बढ़ाया जाता है कुछ हद तक बाय लोअरिंग इंटरेस्ट रेट्स। जो कमर्शियल लोन्स पे इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे वो डिपेंड करते हैं सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट पे, जिसको बैंक रेट या डिस्काउंट रेट कहा जाता है। उसको लो कर देते हैं। एज अ रिज़ल्ट बिजनेसमैन जो हैं, कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा लोन्स लेती हैं, डेवलपमेंट ज़्यादा होती है और बिजनेसेस ओपन होते हैं। इससे जॉब क्रिएशन होती है। जॉब क्रिएशन होगी तो लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ती है बिकॉज ऑफ इनकम लेवल इंक्रीज। तो पूरे कंट्री में जब ओवरऑल परचेसिंग पावर बढ़ रही होती है तो फिर प्राइसेस भी साथ साथ बढ़ती जाती हैं। और ये हमने मैकेनिज्म पूरा डिस्कस किया था। मार्केट बास्केट का जो हमने कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा था, सीपीआई निकाला था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे बढ़ती है और उस प्राइस इंडेक्स की बेसिस पे इन्फ्लेशन फिर कैसे बढ़ती है फर्दर। तो एक हद तक बढ़ती है इन्फ्लेशन, उसके बाद उसको कंट्रोल किया जाता है बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का जो मैकेनिज्म है ये सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है। थर्ड पॉइंट जो है इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम। जो ओवरऑल एक मुल्क के अंदर बैंकिंग सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी को इंश्योर करना भी सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है। और आगे जाके इस टॉपिक से रिलेटेड हम आइडिया पढ़ेंगे एक क्रेडिट कंट्रोल का, और क्रेडिट कंट्रोल के मदद से एक्चुअली सेंट्रल बैंक जो है वो बैंकिंग सिस्टम को स्टेबल करते हैं। सो वी विल डिस्कस व्हाट दैट इज़ लेटर ऑन। और लास्ट 2 पॉइंट्स हैं जी, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू कमर्शियल बैंक्स और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू गवर्नमेंट। लास्ट रिजॉर्ट से मुराद है कि जी जब दिवालिया हो जाए किसी कमर्शियल बैंक का तो वो फिर किससे पैसे लेते हैं जी, दे टेक मनी फ्रॉम आइदर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर वो भी ना दें उनको, बेल आउट लोन्स ना मिलें, तो फिर सेंट्रल बैंक जो है वो फिर लेंड करता है पैसे टू अ कमर्शियल बैंक। खासतौर पर जितना बड़ा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा उतना ज़्यादा उसको बेल आउट मनी जो है वो देंगे। गवर्नमेंट भी देती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट भी ना दे पाए, जैसे आखिरी पॉइंट जो लिखा है जी, अगर गवर्नमेंट जो है इट इज़ ऑल्सो इन द रिस्क ऑफ बीइंग बैंकरप्ट या सॉल्वेंसी नहीं रही है गवर्नमेंट के दायरों में, तो उनको भी सेव करने के लिए जो है वो सेंट्रल बैंक जो है वो बेल आउट मनी देगा। गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारे हैं, जैसे पाकिस्तान एयरलाइंस है, स्टील इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल, या एजुकेशनल सेक्टर ओवरऑल है, उनको बेल आउट करने के लिए कोई भी पब्लिक इदारा, पब्लिक से मुराद यहाँ पे सरकारी इदारे, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स फॉर एग्जांपल, जो कि गवर्नमेंट रन है, उनको सेव करने के लिए भी सेंट्रल बैंक जो है वो बेल आउट मनी दे सकता है। और बल्कि आखिरी अथॉरिटी होती है इन द सेंस कि जी और कोई अगर बेल आउट मनी नहीं दे रहा तो सेंट्रल बैंक जो है वो देगा। सेंट्रल बैंक्स खुद जो होते हैं वो हमेशा सॉल्वेंट रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं बिकॉज दे कैन इशू मनी। वो जो पहला पॉइंट है कि वो खुद कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं होते हैं सेंट्रल बैंक्स, दे कैन जस्ट इशू मोर मनी टू रिमेन सॉल्वेंट। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जी फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। 5 पॉइंट्स इनको आपने बस ब्रीफली डिस्क्राइब करना है अगर पेपर में इस तरह का सवाल आता है। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, जो मेन टॉपिक है और ये जो हम न्यूअर टॉपिक है इन द सेंस कि हमने सेंट्रल बैंक के बारे में भी क्रेडिट कंट्रोल डिस्कस नहीं किया। क्रेडिट कंट्रोल इज रिलेटेड विद द प्रीवियस स्लाइड का जो थर्ड पॉइंट है, इंश्योरिंग स्टेबिलिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम। तो अगर आपसे सवाल आता है कि हाउ डू सेंट्रल बैंक्स इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री, तो आप क्रेडिट कंट्रोल या कंट्रोल ऑफ क्रेडिट इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे।
तो होता क्या है जी, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट एंड लेंडिंग प्रैक्टिसेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। क्रेडिट से मुराद यहाँ पे लेंडिंग का जो बिज़नेस होता है कमर्शियल बैंक्स का, कि वो पैसे लेंड करते हैं, लोन्स देते हैं बिजनेसेस को भी और इंडिविजुअल्स को भी, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट। द होल आइडिया ऑफ लेंडिंग, उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको स्टेबलाइज किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, और उसके अंदर सेंट्रल बैंक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि किस तरह से लोन्स दिए जा रहे हैं। इज़ इट बीइंग गिवन इन अ वे कि जी इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो प्रोडिक्टेबल तरीके से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहे हैं। ऐसी पार्टीज़ को तो नहीं दिए जा रहे बहुत ज़्यादा लोन्स जो कि पे बैक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से एक बड़ा मसला हुआ था 2007-2008 में अमेरिका में शुरू हुआ था, बिकॉज बैंक्स वर गिविंग लोन्स टू पीपल टू बाय हाउसेस जो कि वो नहीं परचेस कर सकते थे। मॉर्गेजेस जो थी, मॉर्गेजेस का आइडिया होता है कि जब आप घर लें इंस्टॉलमेंट्स में, विच इज़ मोर कॉमन इन वेस्टर्न कंट्रीज़। बैंक्स को पता था कि जी ये लोग जो हैं पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे, मॉर्गेज कंपनीज को भी पता था, लेकिन दे केप्ट गिविंग लो इंटरेस्ट लोन्स टू पीपल। तो वो अनकंट्रोल्ड, यानी कि चेकिंग सिस्टम, चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम वहाँ पे नहीं था, या अगर था तो प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं किया जा रहा था। तो वहाँ पर क्रेडिट कंट्रोल लैकिंग था। मेन जो फेलियर की रीज़न बताई जाती है जी, वो जो अमेरिका में रिसेशन शुरू हुआ और जो फिर ग्लोबल रिसेशन चलता रहा काफ़ी अर्सा तक, उसकी मेन रीज़न थी लैक ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल बैंक जो उनका है, फेडरल रिजर्व अमेरिका का जो है, उन्होंने प्रॉपरली उसको उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रखे। ओके जी, सेकंड पॉइंट जो है, गोल ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इज़ टू मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट द इकोनॉमी फ्रॉम अनवांटेड इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। एक आइडिया सारे हमने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं। मॉनेटरी स्टेबिलिटी मींस जो सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी है, हम जो सेपरेटली डिस्कस किए हैं आइडियाज़, उनको स्टेबल रखा जाए। जो जितने भी आइडियाज़ हमने पढ़े थे इन द आइडिया ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, जो M1 M2 M3 दीज आइडियाज़, उसके अलावा जो डिमांड फॉर मनी के आइडियाज़ हमने डिस्कस किए, ट्रांजैक्शन डिमांड, प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव, इन चीज़ों को प्रॉपरली बैलेंस में रखना, ये भी जिम्मेदारी जो है सेंट्रल बैंक की है। और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी हमने डिस्कस किया था इन डिटेल। सो दीज आइडियाज़ हैव बीन डिस्कस प्रीवियसली। ये चीज़ें जिम्मेदारी हैं जी किसकी, सेंट्रल बैंक की, और वो इनको कंट्रोल करते हैं यूजिंग क्रेडिट कंट्रोल। और आखिरी पॉइंट है, देयर आर टू मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कंट्रोल्स। तो ये दो टाइप्स हैं, फर्दर मेन कैटेगरीज हैं इनकी, फिर आगे फर्दर टाइप्स हैं। क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स की कुछ आगे टाइप्स हैं और फिर क्वालिटेटिव की भी कुछ फर्दर टाइप्स हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जी क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स। पॉइंट्स मेन कौन से हैं जी, बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रिक्वायर्ड कैश रिजर्व रेशो, liquidity ratio और credit rationing. So one by one we can discuss these points. ये credit control के methods हैं। पहला है जी बैंक rate policy, also called discount rate, as it is set below interbank market rates. Currently पाकिस्तान में बैंक रेट जो है वो 7% है। We have discussed this idea previously, लेकिन इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। बैंक रेट is the rate, interest rate charged by the central bank, जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, to commercial banks। और ये ओवरनाइट रेट भी इसको कहते हैं, क्योंकि वो अगले दिन की जो ट्रेडिंग होती है वो डिपेंड कर रही होती है कि जी ओवरनाइट क्या रेट था। पाकिस्तान में काइबर जो है दैट इज़ दी इंटर बैंक मार्केट रेट, कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट जिसको हम कहते हैं। इंटरनेशनली देखा जाए तो लाइबर अभी तक अप्लाई हो रहा है, लेकिन इसको हम आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में हम देख रहे हैं कि वो फेज़ आउट किया जा रहा है, बिकॉज इट इज़ नॉट एज रिलायबल एज अदर मेथड्स। तो लाइबर स्टैंड्स फॉर लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। तो जो बैंक्स आपस में लेंडिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि बैंक्स भी एक दूसरे से लोन्स लेते हैं, और जिस रेट पर वो, जिस इंटरेस्ट रेट पे एक दूसरे से वो लोन्स ले रहे होते हैं, उसको हम इंटर बैंक मार्केट रेट कहते हैं। जो सेंट्रल बैंक है वो भी आपको लोन्स देता है एज अ कमर्शियल बैंक। अगर आपको लोन चाहिए तो अगर कमर्शियल बैंक, किसी और कमर्शियल बैंक से आप लोन नहीं ले रहे, आप सेंट्रल बैंक से भी ले सकते हैं। इन सम केसेस कई दफ़ा बैंक्स जो होते हैं उनके वो फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस होते हैं। अगर एक बैंक की क्रेडिट रेटिंग कम हो गया है और वो लोन्स डिफ़ॉल्ट कर रहा है और कोई और बैंक उसको लोन नहीं दे रहा एट दी इंटर बैंक मार्केट रेट, तो वो फिर सेंट्रल बैंक से लोन ले सकता है, और वो बैंक रेट के लिहाज से यानी कि डिस्काउंट पर देते हैं। इट इज़ ऑलवेज लेस दैन दी काइबर रेट। पाकिस्तान में जो भी काइबर रेट होगा ओवरनाइट उससे कम होगा, डिस्काउंटेड रेट होगा। तो इट इज़ करंटली 7%, एंड दैट इज़ गिवन टू बैंक्स जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली। तो बैंक रेट पॉलिसी के ज़रिए जो है वो भी कंट्रोल
किया जाता है आपके क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम्स को, बिकॉज इन मैनी केसेस आप ही चाह रहे होते हैं कि जी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ख़ास तौर पे जो कि काफ़ी लोगों को एम्प्लॉय करता है, बहुत से बिजनेस उसके थ्रू हो रहा है इंटरनेशनली और लोकली, कि वो बैंकरप्ट हो, तो सेंट्रल बैंक वहाँ पर फिर एक इमरजेंसी रोल प्ले करता है। जैसे हमने बात की थी अभी लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट वाली, तो जो लेंडिंग वो कर रहा होगा जिस रेट पे, वो यही होगा बैंक रेट जिसे हम कहते हैं। तो बैंक रेट पॉलिसी जो होती है वो जितनी फ्लेक्सिबल है कमर्शियल बैंक्स के लिए, उतनी ज़्यादा तरक्की हो सकती है, और जितने ज़्यादा उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली इन्फोर्स होते हैं, उतना वो प्रॉपरली लैंडिंग अपनी पर वो इन्फोर्स करेंगे। क्योंकि जब भी सेंट्रल बैंक लोन देता है एट डिस्काउंट रेट, फिर वो काफ़ी चेक्स एंड बैलेंसेस रखता है उस बैंक के ऊपर कि वो आगे फर्दर कैसे उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO, जो कि हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस पहले किया हुआ है टॉपिक। बेसिक आइडिया वही है कि जी सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, दे बाय एंड सेल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये एक तरीका है उनके पास पूरे ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी बढ़ाने का या कम करने का, और वो कंट्रोल कर सकते हैं एक पूरी इकोनॉमी में कितनी लिक्विडिटी है, कितना कैश है। ज़्यादा चाहिए तो वो उसको भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो उसको भी कर सकते हैं। OMO इंजेक्शन जो होता है उसके ज़रिए लिक्विडिटी बढ़ाते हैं, और OMO मॉपअप जो होता है उसके ज़रिए वो मॉपअप करते हैं, कैश को कम करते हैं, लिक्विडिटी को कम करते हैं, और बिलाखिर इसके ज़रिए वो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्योंकि जब भी मनी सप्लाई बढ़ता है किसी भी इकोनॉमी में, वहाँ पे प्राइसेस हमेशा बढ़ती हैं। ये आइडिया क्या है जी, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। जब लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं वो खर्च भी ज़्यादा करते हैं, जब वो खर्च ज़्यादा करते हैं तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ती हैं। तो वो कंट्रोल कर रहा होता है बैक एंड पे जी सेंट्रल बैंक यूजिंग OMO एज ए टूल ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इफ़ यू रिकॉल कि जी हमें पता है पाकिस्तान में दो किस्म की गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो ट्रेड होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। एंड ज़्यादातर जो डेली बेसिस पर ट्रेडिंग हो रही होती है यूजिंग द रीपो अग्रीमेंट, रीपर्चेस अग्रीमेंट के सेल करना और दोबारा से फिर रीपर्चेस करना, वो डेली बेसिस पर सेंट्रल बैंक कर रहा होता है यूजिंग द मार्केट ट्रेजरी बिल्स MTB। और वो परमानेंटली भी ख़रीद सकता है गवर्नमेंट से। जब भी वो ख़रीद रहा हो गवर्नमेंट से, देर बाइंग दोज ट्रेजरी बिल्स, और फिर फर्दर आगे सेल कर रहे हों फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल्स को टू कमर्शियल बैंक्स, उससे क्या होता है कि जी इफ़ देर सेलिंग देम तो मॉप अप कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक जब ख़रीदते हैं ट्रेजरी बिल्स तो जाहिर सी बात है वो पैसे सेंट्रल बैंक को दे रहे हैं, तो इकॉनमी में से पैसा जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है सेंट्रल बैंक। इसका ऑपोजिट जब करना होता है तो वो फिर क्या करते हैं कि जी ट्रेजरी बिल्स जो हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स, उनके परमानेंटली सिर्फ मार्केट ट्रेजरी बिल्स ही सेल और बाय कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म होते हैं पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड PIB, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म, वो सिर्फ रीपो के लिहाज से हो सकता है कि दे ओनली रीपर्चेस, परमानेंटली सिर्फ गवर्नमेंट ओन करती है उसको। सो MTB जो है वो अगर ख़रीद रहा है सेंट्रल बैंक फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, तो वो फिर पैसे दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को और एक इंजेक्शन दे रहा है कैश का इनटू दी ओवरऑल इकोनॉमी, क्योंकि फिर वही पैसे जो हैं वो यूज़ करेगा कमर्शियल बैंक आगे फॉर लैंडिंग पर्पसेस। तो ये दो तरीके हैं जी OMO के अंदर, यूजिंग शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स। पाकिस्तान में जो शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल है साल के अंदर जो उसकी मैक्सिमम मेच्योरिटी होती है, और उसको भी वो डेली बेसिस पर ज़्यादातर ट्रेडिंग में यूज़ किया जा रहा होता है। तो वो यूज़ किया जाता है जी बाय सेंट्रल बैंक, बाय सेलिंग देम दे कैन reduce liquidity, or by buying them from commercial banks they are injecting liquidity into the economy। तो OMO के ज़रिए भी वो कंट्रोल कर सकते हैं कि जी पैसे कितने हैं कमर्शियल बैंक्स के पास, जो कि फिर फर्दर उसको यूज़ कर सकते हैं लेंडिंग के लिए, क्रेडिट के लिए। थर्ड पॉइंट है जी रिक्वायर्ड कैश रिजर्व रेशियो। This is also previously discussed as part of फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का आइडिया हमने जब पढ़ा था। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में क्या होता है कि जी जब भी कोई कमर्शियल बैंक लोन देने से पहले, यू हैव अकाउंट, जब भी वो पैसे अपने पास रखता है किसी के, कोई बिजनेस हो सकता है या कोई इंडिविजुअल जो अपने पैसे रखवा रहा है किसी करंट अकाउंट में या सेविंग्स डिपॉजिट में या फिक्स्ड में, तो उसकी एक परसेंटेज जो है वो रखनी होती है, रिजर्व करनी होती है उस कमर्शियल बैंक ने विद द सेंट्रल बैंक। तो वो अमाउंट जो है उसको हम कहते हैं रिजर्व, फेडरल रिजर्व, क्योंकि वो बैंक के पास पड़ा होता है। जो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जी रिक्वायर्ड कैश रिजर्व, इसमें हम बात करते हैं कि हर कमर्शियल बैंक को गाइडेंस होती है
इंस्ट्रक्शन होती है सेंट्रल बैंक की तरफ से कि जी आपने एक तो कुछ परसेंटेज अपने डिपॉजिट्स का हमारे पास रखवाना है विच इज़ कॉल्ड फेडरल रिजर्व, प्लस आपने कुछ कैश इन हैंड हर वक्त अपने वॉल्ट में रखना है, बैंक वॉल्ट में। इन दोनों चीज़ों को जब हम कंबाइन डिस्कस करते हैं, कैश इन हैंड जो उनके बैंक वॉल्ट में होता है कमर्शियल बैंक्स के, प्लस वो जो रिजर्व जो उन्होंने सेंट्रल बैंक के पास रखवाया, दोनों को कंबाइन करें तो हम कहते हैं जी रिक्वायर्ड कैश रिजर्व रेशो, जो पाकिस्तान में करंटली है 5% ऑफ डिपॉजिट लाइबिलिटीज़। हर बैंक ने इतनी मेंटेन करनी होती है एट ऑल टाइम्स अपने पास, एक तो जो ऑलरेडी उनके बैंक वॉल्ट में है, प्लस जो उन्होंने कुछ रिजर्व रखा है विद दी फेडरल बैंक विच इज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो वो है जी करंटली 5% ऑफ डिपॉजिट लाइबिलिटीज़ पाकिस्तान में। इसके ज़रिए भी वो कंट्रोल करते हैं कि कितनी अमाउंट जो है लिक्विडिटी जो है कितनी वो मेंटेन कर रहे हैं। दो उसमें टाइप्स हैं जी, एक तो कैश इन हैंड प्लस फेडरल रिजर्व जो कि वो फ्रैक्शनल बेसिस पर रखवा रहे हैं विद दी सेंट्रल बैंक। उसके बाद है लिक्विडिटी रेशो इटसेल्फ। लिक्विडिटी रेशो में तीसरी एक चीज़ ऐड होती है, एक तो कैश इन हैंड जो बैंक वॉल्ट में है, प्लस जो बैलेंस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ है फेडरल रिजर्व में, एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। ये वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जो स्टेट बैंक कहता है कि जी हाई क्वालिटी सिक्योरिटीज़, मीनिंग कि इनको जल्द से जल्द आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू लिक्विड कैश। फॉर एग्जांपल कमर्शियल पेपर की मिसाल दे दें या ट्रेजरी बिल्स की मिसाल दें, दीज आर हाई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ की लिस्ट उनके पास उमूमन ऐसे होते हैं जो कि जल्द से जल्द वो कन्वर्ट कर सकते हैं कमर्शियल बैंक्स इनटू लिक्विड कैश अगर उनको चाहिए हो जल्द से जल्द टू गेट दैट बैक। रीपो अग्रीमेंट्स जितनी भी सारी हैं वो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में आती हैं। तो करंटली पाकिस्तान में 19% है जी लिक्विडिटी रेशो जो कि बैंक्स ने मेंटेन करनी होती है, 19% ऑफ टोटल डिपॉजिट लाइबिलिटीज़। वैसे जो आइडिया होता है लिक्विडिटी रेशो जब हम वैसे ही पढ़ाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसमें हम आपको बताते हैं कि जी लिक्विडिटी रेशो होती है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़, और करंट से मुराद है यहाँ पे साल, यानी कि एक साल की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो आप सेटिस्फाई कर सकते हैं यूजिंग करंट एसेट्स जो कि साल के अंदर आपके एसेट्स होंगे। बैंकिंग के अंदर होता है महीने के लिहाज से लिक्विडिटी रेशो। So banks, commercial banks have to maintain this 19% of total deposit liabilities for 1 month, यानी कि एक मंथ के लिए कम से कम उनके पास इतने कैश रिजर्व्स, कैश नहीं कहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कैश के अलावा फेडरल रिजर्व वाला और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ वाली भी एसेट्स को गिना जाता है, इतनी लिक्विडिटी उनके पास है फॉर 1 मंथ। तो उस लिहाज से ये रेशो जो है अप्लाई की जाती है 19% ऑफ टोटल डिपॉजिट लाइबिलिटीज। तो हर मंथ के लिहाज से हर बैंक ने ये मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट इज़ क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग से क्या मुराद है जी, जो लेंड करते हैं पैसे कमर्शियल बैंक्स, जो उसकी अपर लिमिट है, हाईएस्ट अमाउंट जो कि लेंड कर सकते हैं, कमर्शियल सेंट्रल बैंक जो उसको फिक्स कर सकता है अगर ज़रूरत पड़े। कई दफ़ा नहीं भी करते, लेकिन अगर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करनी है क्रेडिट कंट्रोल की तो जो अपर लिमिट है लेंडिंग की, जो कमर्शियल बैंक्स पैसे जितने मैक्सिमम दे सकते हैं किसी इंडिविजुअल को या किसी बिजनेस को, तो उसकी जो अपर लिमिट है उसको फिक्स कर सकते हैं सेंट्रल बैंक्स। वो कह सकते हैं कि जी दिस इज़ द मैक्सिमम अमाउंट जो कि आप लोन दे सकते हैं बिजनेसेस को या इंडिविजुअल्स को, उसको क्रेडिट रैशनिंग का नाम दिया जाता है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जी, दीज आर 5 मेथड्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट, जो कि सेंट्रल बैंक करता है कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है यूजिंग दीज मेथड्स। उसके अलावा है जी नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्वालिटेटिव कंट्रोल्स। क्वालिटेटिव कंट्रोल्स में 3 पॉइंट्स हैं, मॉरल सुएजन, पब्लिसिटी और डायरेक्ट एक्शन। सिंपल से आइडियाज़ हैं। जो ये सुएजन का वर्ड आता है बैंकिंग में, हमेशा मॉरल सुएजन से होती है कि परसुएजन में उसको गिना जाता है कि सेंट्रल बैंक की चूँकि बड़ी यूनिक सी पोजीशन होती है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का भी बैंक है और कमर्शियल बैंक्स के भी अकाउंट्स होते हैं इन सेंट्रल बैंक, तो एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है और उस पावर की बेस पे वो कन्विंस कर सकता है, मतलब प्यार से भी और डरा धमका के भी, कमर्शियल बैंक्स को कि वो एक स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी ओरल और रिटन अपील्स और वार्निंग्स टू कमर्शियल बैंक्स। तो अपील कर सकते हैं, उनका नुमाइंदा जाके मिल सकता है कमर्शियल बैंक से, मीटिंग्स करवा सकते हैं, वहाँ पर कन्विंस कर सकते हैं, रिटन अपील्स भी हो सकती हैं, और ऐसी बात अगर अपील ना सुने तो फिर वार्निंग्स भी दी जाती हैं। और सिर्फ वार्निंग नहीं होती, उसके पीछे वैसी बात अथॉरिटी भी उनकी होती है, विच वी विल सी इन द थर्ड पॉइंट, डायरेक्ट एक्शन वाली बात जो है। तो मॉरल सुवेजन का जो मतलब है इन बैंकिंग, दैट मीन्स कि जी यूनिक पोजीशन है सेंट्रल बैंक की, उसकी बेस पर वो कन्विंस कर सकते हैं कि जी एथिकल जो मुल्क के लिए अच्छा है वो कमर्शियल बैंक्स उस पॉलिसी को फॉलो करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पब्लिसिटी। पब्लिसिटी से मुराद है कि जी जो मुख्तलिफ पब्लिकेशंस हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, क्वार्टरली बेसिस पर और एनुअल बेसिस पर वो पब्लिकेशंस अपनी रिलीज़ करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, हार्ड कॉपी में भी होती हैं उनकी पब्लिकेशंस। उनके ज़रिए वो प्रमोट कर सकते हैं एक ऐसी क्रेडिट पॉलिसी जो कि डिज़ायरेबल है फॉर द कंट्री। कि बैंक्स जो होते हैं ऑब्वियसली वो फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस होते हैं, उन्होंने अपनी बॉटम लाइन को देखना होता है, लेकिन
कन्विंस किया जा सकता है उनको एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें बैंक को भी फ़ायदा हो और पूरे मुल्क को भी फ़ायदा हो और जो बिजनेसेस हैं उनको भी फ़ायदा हो। जो मेन गोल है एक सेंट्रल बैंक का कंट्रोलिंग ऑफ इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स और ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी डिफाइन करना और बैंकिंग सिस्टम को स्टेबल रखना, वो चीज़ें भी अचीव हो सकती हैं। तो एक यहाँ पे पॉइंट लिखा है जी, थ्रू इट्स वेरियस पब्लिकेशंस सेंट्रल बैंक कैन promote desirable credit policy in the form of broad principles that commercial banks can then use as guidance। तो वो डिफाइन कर सकते हैं, गाइडलाइन दे सकते हैं, जो कि वो चूँकि जो जर्नल्स और पब्लिकेशंस होती हैं स्टेट बैंक की, वो सारे कमर्शियल बैंक्स पढ़ते हैं, उनकी टॉप मैनेजमेंट उनको बहुत केयरफुली गो थ्रू करती है। सो एज अ रिज़ल्ट उसके ज़रिए भी वो एक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्रेडिट पॉलिसी कमर्शियल बैंक्स की। और आखिरी पॉइंट है जी डायरेक्ट एक्शन। जब बाकी सारी चीज़ें ना काम आए क्वालिटेटिव कंट्रोल्स में, मॉरल सुएजन या पब्लिसिटी, तो फिर डायरेक्ट एक्शन में क्या है जी, कोई बैंक फॉलो नहीं कर रहा क्रेडिट पॉलिसी तो उस पर पेनल्टीज़ दी जा सकती हैं, फाइन्स हो सकते हैं, या रिफ्यूज़ल टू डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज, वो जो हमने डिस्काउंट रेट की भी बात की थी। तो वो बैंक्स जो कि रिलाई करते हैं बैंक रेट के ऊपर, जो सेंट्रल बैंक से लोन ले रहे हैं, उनको आप डिस्काउंट ना दें, आप उनको आप मार्केट रेट ही चार्ज करें, जो इंटर बैंक मार्केट रेट है आप वही चार्ज करें व्हेन गिविंग द बैंक लोन। तो इस तरह के जो थ्रेट्स होते हैं उनसे फिर वो बिल आखिर ऐसी बात है कमर्शियल बैंक कन्विंस हो जाता है। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स। आज के लिए जितना ही है। आपने क्या करना है, जैसे प्रीवियसली हमने किया लेक्चर्स में, समरी 1 पेज समरी ऑफ टुडेज टॉपिक, सबमिट, मेक इट ड्यूरिंग लेक्चर आवर। थैंक यू।